Hi students, I am Sahil. Welcome to the channel of IIT Manthan. Let's continue with atomic structure. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अगर हम देखें कि एक रे गिर रही है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है या रे आ रही है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या कहें कि इस वेव की एनर्जी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो, राइट। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशंस लिख सकते हैं, फैक्ट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Number 1, photoelectric effect is shown. Photoelectric effect is shown only when frequency of incident का मतलब जो गिर रही है इलेक्ट्रॉन पे, जो पड़ रही है उस पे, जो एक्सटर्नल वेव आ रही है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। जो गिर रही है, इंसिडेंट वेव इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को के लिए सिंबल न्यू नॉट भी यूज होता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर न्यू नॉट की वैल्यू दी हो, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, सीजियम के लिए न्यू नॉट इज इक्वल टू 1.51 इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज, राइट। तो फिर समझ जाना कि अगर इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंसिडेंट वेव की, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सिंबल भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons is proportional to kinetic energy of emitted electron is proportional to frequency of incident wave या incident radiation। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। कैसे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, राइट। सिंपल सी बात है। इसको अगर हम बढ़ाएंगे, ये तो सेम वैल्यू का है। अभी इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट में यही केस किया था। सपोज ये 50 है, ये 60 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 10। ये 70 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया, 20। ये 20 हो जाएगा, 80 30 90 40 100 50। तो जितना ये बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी याद करो, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स को, मतलब ब्राइटनेस को भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट क्या है, हम नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हम बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड और थर्ड पे ग्राफ्स भी देखेंगे और क्लियर करेंगे इसको। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, मतलब एक वेव आए, 2 वेव आए, 10 वेव आए, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात हो तो फिर ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके ग्राफ भी देखेंगे सेकेंड और थर्ड पॉइंट के। बट उससे पहले हम, जैसे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखा था
कि मैक्सवेल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था उसको और प्लैंक ने कर दिया था। ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी देखेंगे। और उससे पहले एक और पॉइंट इसका नोट करो, फोर्थ, ये जनरली बुक्स में नहीं होता, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई टाइम गैप ही नहीं है, जैसे ही टक्कर लगी इलेक्ट्रॉन को उसी टाइम निकल गया। तो अब आओ जरा इसके थर्ड पॉइंट पे। वो क्या कर रहा था, इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं डाल रही। मतलब अगर हम फोटोन्स बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा, देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हमने नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा दी, वेव्स रेज, ठीक है, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ रेडिएशंस या वेव्स या इंटेंसिटी, ठीक है ना, और इंटेंसिटी, मतलब बहुत सारी वेव्स आ रही हैं और बहुत सारे क्या आएंगे, फोटोन्स, देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेव आई, जब रेडिएशन आई, उसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेडिएशंस, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेडिएशंस, मतलब बहुत सारी वेव्स हम गिरा रहे हैं, या फिर इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। ऐसा क्यों है, देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। अब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो पर फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ रही उनकी, राइट। नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ा रहे हो, पहले एक फोटोन आ रहा था, अब 50 आ रहे हैं, पर जिस फोटोन ने नॉक किया इलेक्ट्रॉन को, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे डिसाइड होगी, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, अगर 50 फोटोन आ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर सबकी काइनेटिक एनर्जी तो वही होगी, ये वाली। 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हाँ, बशर्ते एनर्जी उनकी ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो, ये तो मान के चलो। 300 फोटोन आएंगे तो 300 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 500 आएंगे तो 500 निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका सेकंड पॉइंट था, 4 लिखे हमने, सेकंड पॉइंट क्या था कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपने फोटोन्स बढ़ा दिए या रेडिएशंस बढ़ा दी, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन उन सब इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। हाँ, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिकॉज ये किस पे डिपेंडेंट है, इस पे, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये 4 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, आओ अब लिखते हैं हम मैक्सवेल की थ्योरी। इन्होंने कहा था कि वेव जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, राइट, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी है। अब कोई वेव आ रही है, वेव ने जब इससे टकराया तो सपोज करो कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है वेव की एनर्जी, तो ये नहीं गिरा। लेकिन इसने क्या बोला, वेव कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो भी कुछ टाइम बाद तो इसकी एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहेगी, है ना। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी होती रहेगी एनर्जी, और थोड़ी देर बाद तो निकल जाना चाहिए। मतलब इफ, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए था, इफ रेडिएशन इज कॉन्टिन्यूअस देन energy falling on electron should accumulate
इकट्ठी हो जानी चाहिए, वहां पे इकट्ठी होती 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 कुछ टाइम तो ऐसा आएगा जब इसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी और ये निकल जाएगा। एंड दस any incident radiation should be able to eject electron। अब मतलब समझो इसका, सपोज इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारी वेव की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारा पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये वेव इसको नहीं निकाल पाएगी क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी कम है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा है, वेव कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये गिरती रहे, इसके ऊपर गिरती रहे, एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहे। कभी एक वेव गिरी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 वेव गिरी, इस तरह गिरता गिरते 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 एनर्जी एक्यूमुलेट होते होते जैसे 15 से ज्यादा हुई ये निकल गया। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या मान सकते हैं कि एनर्जी इसमें कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। क्यों? अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर एनी रेडिएशन, एनी इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी एबल टू इजेक्ट। मगर हर कोई तो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये पैकेट्स हैं, ऐसे आ रही है एनर्जी पैकेट के फॉर्म में। पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। लाइट के केस में एक फोटोन गिरा, अगर एनर्जी उसकी से ज्यादा हुई नहीं है तो खत्म कहानी। फिर दूसरा गिरा, उसकी एनर्जी भी कम है। कितने भी गिरा लो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए मैक्सवेल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, और ये क्वांटम लेके चले अगर तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग तब एक्सप्लेन हो रही है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वाई Maxwell theory was not able to explain photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी बोले तो ब्राइटनेस या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपने बढ़ा दिए तो। नाउ फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, यही रिलेशन है। अगर तो ये न्यू नॉट से ज्यादा है तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या मतलब तभी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो न्यू नॉट सपोज यहां ले लो, न्यू नॉट से पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, राइट? और न्यू नॉट के बाद अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब है एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। जितना ज्यादा ये उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लिख सकते हैं ग्राफ को इस तरह से, लीनियर रिलेशन है इनके बीच में। ये ग्राफ हो गया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो ये भी बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो कैसा रिलेशन है? लीनियर है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन न्यू नॉट के बाद उससे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है ये, तब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फिर दूसरा ग्राफ है इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सपोज स्टार्टिंग में जब इंटेंसिटी बहुत कम थी तो ये थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? एक फोटोन आ रहा था और मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ही रहेगी एंड तक। क्यों? फोटोन्स बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, राइट? तो ये दो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आने चाहिए। हमारे दो इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको क्या कौन एक्सप्लेन कर पाता है? वेव की पार्टिकल नेचर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ड्यूल नेचर
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बुक में जनरली जो दो टॉपिक्स हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जनरली बुक में बोहर मॉडल से पहले दिए होते हैं। मैंने बोहर मॉडल के बाद क्यों करवाए हैं, क्योंकि एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी समझ आ जाए कि एनर्जी कैसे एमिट होती है, कैसे शेल्स होते हैं। एनर्जी एमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आएगा। ये चीज पता लग जाए एक बार बोहर मॉडल से, आयनाइजेशन समझ आ जाती है उससे, और ये मॉडल समझने आसान हो जाते हैं। तो ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, कुछ कुछ तो वेव जो है हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कुछ कुछ तो ये वेव नेचर शो कर रही है, और कुछ कुछ जो है ये पार्टिकल नेचर शो कर रही है। पार्टिकल मतलब आमतौर पे जो जैसे फोटोन हो गया, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ में तो वेव की तरह ऐसे ऐसे जो वेव आती है वो कैरेक्टर्स हैं इसके, और कुछ कुछ आम बिल्कुल पार्टिकल नेचर जैसे हैं, जैसे पार्टिकल्स होते हैं। तो कौन कौन से फिनोमिना है वो, इंटरफेरेंस, फिजिक्स में आएगा, अभी के लिए बस टर्म्स याद होनी चाहिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये अगर वेव की नेचर है, ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर जो है ये वेव नेचर से प्रूव होगी। और पार्टिकल नेचर के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और अभी क्या पढ़ा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों जो है ये वेव नेचर मान के नहीं हो सकते है ना। इसमें हमने क्या दिया था, फिर इसमें हमने क्या माना था, प्लैंक्स की थ्योरी लगाई थी, राइट। वेव नेचर प्योरली मानते हैं तो कॉन्टिन्यूस होती तो फिर ये इफेक्ट हम शो कर ही नहीं सकते, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो किसने एक्सप्लेन किया था, प्लैंक्स के मॉडल ने, जिसने क्या माना था, एनर्जी जो है डिस्क्रीट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कॉन्टिन्यूस है वेव, और इसके अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है, पैकेट्स हैं छोटे छोटे एनर्जी के। तो जहां भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब टर्म्स आए तो वेव नेचर ये एक्सप्लेन कर पाएगा। एनर्जी की जहां टर्म्स आए, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटम्स, तब पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाती है। और EMW थियरी जो है किसने दी थी, मैक्सवेल ने, वो वेव थियरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और हम क्या समझेंगे अब से कि जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कौन कौन सी, कुज़मिक, रेडियो, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जितनी भी ये वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ टाइम पे पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ टाइम पे वेव नेचर शो करती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रॉपर्टीज इसके पास हैं। कुछ कुछ फिनोमिना, कुछ कुछ ऐसी चीजें जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इनको समझाने के लिए हम वेव नेचर लेंगे उसकी, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे फिनोमिना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने के लिए हमें एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस मानना होगा या फिर पार्टिकल नेचर मानना होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी एक्सप्लेन होंगी EM वेव्स की वेव थ्योरी से, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी एक्सप्लेन होंगी पार्टिकल नेचर से। तो ड्यूअल बोल देते हैं, मतलब उसकी नेचर दोनों है। कुछ कुछ यहाँ से प्रॉपर्टीज आए हैं उसकी, कुछ कुछ क्वालिटीज उसकी यहाँ से आई हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और कुछ कुछ क्वालिटीज यहाँ से आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हैं या कुछ टाइम पे ये है कुछ टाइम पे ये है, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्वालिटीज हैं उसमें, क्योंकि इंटरफेरेंस यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। हम पार्टिकल्स इंटरफेरेंस नहीं करते ना। दो चीजें अगर दो मार्कर मिले तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2। वेव्स में नहीं आता, ऐसा अलग फॉर्मूला होगा वेव्स में। तो पार्टिकल नेचर हर जगह इसकी हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही वेव नेचर हर चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी। तो दोनों को ही लेके हम वेव को कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी ड्यूअल नेचर है, मतलब दुगनी, दो ये वाली क्वालिटी भी और ये वाली क्वालिटी भी। तो आइंदा कोई ड्यूअल नेचर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो हम क्या समझेंगे कि कुछ क्वालिटी उसके पास वेव नेचर की है, कुछ क्वालिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। दोनों ही फिनोमेना वो शो करती है।
अब ये एडवांस का क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, एक बार पढ़ो अच्छे से। व्हाट डज इट से? देखो वर्क फंक्शन एक नई चीज है, वर्क फंक्शन भी 2011 का है। मेटल्स के केस में वर्क फंक्शन बोल देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी को। एक और टर्म लिख लो, थ्रेशहोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं। वर्क फंक्शन से तो हम अच्छे से एक्वेंटेड हैं, अच्छे से पता है हमें वर्क फंक्शन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, वर्क फंक्शन दिए हुए हैं कुछ मेटल्स के, ये मेटल लिखे हैं, नीचे उनकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी लिखी है कि इससे अगर एनर्जी ज्यादा हुई तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। और एक लाइट की लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी निकाल सकते हैं तो हम फिर उसकी कंपेयर कर सकते हैं वर्क फंक्शन से। और वर्क फंक्शन के यूनिट्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन करते हैं, एनर्जी निकालते हैं पहले इसकी, कितनी एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा, h न्यू भी होता है, तो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इनकी वैल्यूज लिख लो, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर माइनस 9। और ये जो आंसर आएगा सारे यूनिट्स जो है हमने, ये जूल सेकेंड लिया है, ये मीटर पर सेकेंड लिया है, फिर ये लैम्डा क्या होगा मीटर्स में लिया है हमने, तो आंसर जूल्स में आएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? देखो कितना आ रहा है आंसर। एक तो अप्रोच ये है करने की, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, राइट? समझ रहे हो, फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर दिया हमने, h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, और क्योंकि ये जूल्स में था हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये नंबर लिख दिया आपने। तो दूसरा ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी एनर्जी निकालने की, जब भी कभी यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन शॉर्ट करनी हो तो मोस्टली क्वेश्चंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और बोहर्स मॉडल पे जो क्वेश्चंस आते हैं एनर्जी के, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर मॉडल में जो एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और लैम्डा जो है ये एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में होता है, आसपास ही है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर ये इस तरह ही आ रहे हैं तो बजाय हम कन्वर्ट करें हर एक में, हम एक फॉर्मूला याद लिख लें, E = 12375 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लोगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, HC हमने कन्वर्ट कर लिया यूनिट्स, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे तो यहाँ रख दो, लैम्डा निकल आएगा उससे, लैम्डा इधर आ जाएगा, एनर्जी इधर, लैम्डा किसमें आएगा एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो, ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखो, और ये फॉर्मूला याद रखो बस। जैसे इस केस में 12375 अपॉन लैम्डा कितना बताया 300 नैनोमीटर है, मतलब 300 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। कौन सा छोटा यूनिट हुआ, छोटा यूनिट है एंगस्ट्रॉम, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3000 हो गया, इंटू 10⁻⁴ 3000 हो गया। ये नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, नहीं ऐसे पता लग रहा तो लिख के देख लो, ये छोटा यूनिट है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट को छोटे में करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3000 को ऐसे लिख लिया, ये आ गया, मतलब एनर्जी फॉर्मूला क्या था 12375 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दी, ये आ गया 12.375 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.12 समथिंग, लेकिन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 4.1
1.25 1.2 मान लेते हैं। तो ये एनर्जी है। फॉर्मूला वो जो पिछला था उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। किससे? hc/λ से। उससे भी निकाल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ये फॉर्मूला भूल गए तो इसी से करना है, मगर इसमें आंसर जूल्स में आएगा। फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, थोड़ा सा लेंदी है। इससे डायरेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिला हमें आंसर। अब हमारी जो वेव आ रही है, उसकी वेव जो आ रही है उसकी एनर्जी ये है। इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, तो इससे तो ज्यादा है ये, मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, करेक्ट। इससे भी ये ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, बल्कि जो बच गया उसमें काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इससे भी ये वैल्यू ज्यादा है, इससे भी ये वैल्यू ज्यादा है, इससे कम है ना। कॉपर को क्या चाहिए कि जो वेव आ रही है उसकी एनर्जी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। क्या ये ज्यादा है? नहीं है, तो नहीं इफेक्ट शो होगा। बाकी वैल्यूज भी कम है। तो द आंसर इज, नंबर ऑफ मेटल्स पूछ रहा है, तो आंसर इसका आएगा 4। और अगर पूछे कि कौन कौन से मेटल्स शो करेंगे, तो फिर द आंसर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि इनका वर्क फंक्शन हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी से कम है, बाकियों की ज्यादा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कवर किया है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर किया है। तो नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसको कॉमन लो स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर वेरियस सीरीज। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, विच इज 1/λ इक्वल टू r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। now इसका मतलब क्या है? 1/λ क्या होता है? वेव नंबर होता है। जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे वेव के, क्या क्या होता है? लैम्डा होता है वेव के पास, एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, राइट। और क्या होता है? और हमने वेव नंबर ही पढ़ा था, याद करो, 1/λ। तो इसको न्यू बार भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं और ऊपर वाली तरह भी लिखते हैं, वन एंड द सेम थिंग। क्या क्या वैल्यूज है ये हम समझ गए। वेव का वेव नंबर है, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसके ऊपर, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू करीब करीब लेनी है 109677 सेंटीमीटर्स -1, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे यूनिट सेम होने चाहिए, और इसके अगर माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, विच इज -1। उसके बाद ये क्या है? ये शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है। n1 n2 क्या है? ऑर्बिट नंबर है। जैसे इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है और n1 n2 n3, ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? एनर्जी एमिट करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में आएगा, करेक्ट। एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? बाहर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? 0 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्फिनिटी लेते हैं। उसके बाद एनर्जी कम 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 होती रहती है, और सबसे छोटे शेल में सबसे कम एनर्जी होगी, राइट। तो एमिशन में एनर्जी एमिट कर रहा है, खुद की एनर्जी कम होगी, तो ऊपर से नीचे आएगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आएगा। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम इज मोशन कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। या फिर ऐसे याद रखो, आउटर शेल से टू इनर शेल। तो हम समझ गए मोशन कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। एमिशन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं आउटर शेल से इनर शेल, इसीलिए एनर्जी एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है एनर्जी। थ्री से n इक्वल टू 1 पे आया, तो n1 1 लेना है, n2 3 लेना है। या फिर ऐसे याद रखो कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? लैम्डा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर 1 2 लगाना भूल जाओ एग्जाम में, तो फिर इसको पॉजिटिव ले लेना, नेगेटिव नहीं आएगी। ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं नेगेटिव नहीं होगी। अदरवाइज याद रखने का तरीका क्या है? ये वैल्यू कौन सी है? छोटे शेल की।
ये बाहर वाले शेल की है, ये इनर शेल की है, ये नोट कर लो। उसके बाद यहां पे जो N1 N2 है, N1 जो है इनर शेल की है, N2 जो है आउटर शेल की है। अब इसकी ये तो बहुत पहले दिया था, ये बोहर से पहले फॉर्मूला दे दिया था, बोहर्स मॉडल के पहले ही फॉर्मूला दे दिया था, लेकिन इसको हम बोहर्स मॉडल से भी डिराइव कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं बोहर्स मॉडल में एनर्जी क्या थी किसी भी एक शेल में, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, करेक्ट। तो मान लो कि पहले N1 शेल में है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले N2 शेल में है, फिर N1 पे आया, राइट। एमिशन स्पेक्ट्रम है तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो फिर N3, ये N1 है, ये N3 है, यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन। तो इधर एनर्जी क्या होगी, N2 पे एनर्जी होगी -13.6 Z²/N2², करेक्ट। इधर एनर्जी क्या होगी -13.6 Z²/N1², करेक्ट। और जब यहां से यहां आएगा तो जो भी एनर्जी गैप होगा वो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। मतलब एक वेव छोड़ेगा, रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी की, जितना इनका गैप है। क्योंकि पहले उसकी एनर्जी यहाँ पे जो थी इतनी थी, अब उसकी एनर्जी N1 = 1 के हिसाब से है, मतलब इतनी, ठीक है। पहले इतनी एनर्जी थी उसकी, अब इतनी हो गई। और जो ये फालतू की एनर्जी थी वो उसने एमिट कर दी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जितनी एनर्जी एमिट की है उसको डिफरेंस ले सकते हैं। किस किस का डिफरेंस है ये, एनर्जी जो उसने एमिट की, जो वेव एमिट की, वो इनका डिफरेंस होगा। डिफरेंस इसका ज्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो -13.6 Z/N2², दिस माइनस दिस, ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, बाहर वाले शेल की, करेक्ट। क्योंकि इंफिनिटी पे 0 है, फिर कम 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 हो रही है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, इसमें से ये माइनस कर दो। माइनस ऑफ 13.6, अरे स्क्वायर में लिखो, Z²/N1², करेक्ट। यहां से हमने वो लिख लिया, एनर्जी का डिफरेंस। मतलब ऐसे सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो उसने कोई एनर्जी एमिट की, उस एनर्जी का फॉर्मूला ये है, जो एनर्जी डिफरेंस है जो भी। इसको कैसे लिख सकते हैं एनर्जी को, hc/λ। यहां से ये बनाना है हमने, तो लैम्डा में लाओ = 13.6 कॉमन, Z² भी कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/N1² - 1/N2², ठीक है। बीच में एक छोटा स्टेप होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वो तुम खुद से लिखो। प्लस हो जाएगा तो ये आगे आ गया N1 वाला, ये माइनस ही रहा, ये मैंने पीछे ले लिया। और कॉमन क्या है इनमें, -13.6 Z² इज कॉमन, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इसको लिखो 1/λ = 13.6 Z²/hc, और ये ब्रैकेट में 1/N1² - 1/N2²। वैसा वैसा ही बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल वही वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। x की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 6.626 × 10⁻⁻34। c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸। 13.6 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसको r से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला यही बन जाएगा बिल्कुल, 1/λ = इसकी जगह r/z², और यही बन गया। तो मतलब बोहर का जो एनर्जी फॉर्मूला है, उसको एनर्जी डिफरेंस लिया हमने एक शेल में, और दूसरे शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो लिया हमने, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा एमिटेड, ऐसे लिख लो। ई को हमने खोल लिया hc/λ, यहाँ से भी हमारे पास आ गया। पर ये लैम्डा किसका है,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन ने एमिट किया है उसका लैम्डा है ये, ठीक है। एक शेल से दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोई वेव एमिट करेगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी कम करनी है उसको, तो एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। तो एनर्जी जब छोड़ेगा वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, उस वेव का लैम्डा है ये, ठीक है। ये डेरिवेशन ना याद रहे, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने नाम से सीरीज दी है। तो फॉर्मूला सिंपल था, याद हो भी गया होगा अब तक। और क्या बातें याद रखनी है, देखो मैंने क्या बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना। अब तक कितने सारे मोल कंसेप्ट में नहीं थे इतने सारे साइंटिस्ट का नाम, कितने सारे हो गए अब तक, शुरू से रिवाइज करो। अगर स्टार्टिंग में जे थॉमसन का मॉडल का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया था, मॉडल नहीं, मॉडल बाद में आया था। उसके बाद फिर गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटॉन डिस्कवरी हुई, फिर कैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, फिर रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद नील बोहर का मॉडल आया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम आया, मैक्सवेल का आया और प्लैंक का आया, राइट। और अब 5-6 साइंटिस्ट का नाम और याद करो। ये सीरीज है लाइमन सीरीज, क्या क्या होनी चाहिए, 6 साइंटिस्ट का नाम और याद करो। अभी स्पीड बहुत तेज हो गई है, अब जैसे कॉन्सेप्ट आएगा 2-3 साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जैसे नया टॉपिक आया 2-3 साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे। इसमें 6 का नाम याद आना चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, एक और है हम्फ्री, उससे नहीं आता क्वेश्चन जल्दी, चलो 5 कर लो अभी, हम्फ्री बाद में कर लेंगे। अभी के लिए 5 नाम याद करो, ये 5 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे ये सीरीज है। ये सीरीज क्या है, जब N1 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 4 5, मतलब पिछला जो फॉर्मूला था वो लिखो एक बार, 1/λ इक्वल टू RZ², 1/N1² माइनस 1/N2², राइट। ये फॉर्मूला याद करो। इसके अंदर N1 N2 याद करो, N2 क्या था, बाहर दूसरे शेल से, आउटर शेल से इनर शेल में छलांग मार रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब N1 इक्वल टू 1 हो जाए, N2 भले कुछ भी हो, 2 3 4 कोई भी, इंफिनिटी तक, जब कोई इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 1 में छलांग मारेगा कहीं और कहीं से भी आए, तो उसको बोलेंगे कि लाइमन सीरीज बन रही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है N इक्वल टू 5 में है और लाइमन सीरीज की जंप है, तो खुद से हम सोच लेंगे कि N इक्वल टू 1 में आया होगा। वो लिखेगा नहीं 4 से 1 में आया है, अब लैम्डा बताओ, मतलब 4 से 1 में आया है, हाइड्रोजन का केस है, लैम्डा बताओ। वो बोलेगा 4 से आ रहा है, लाइमन का केस है, तो लाइमन के लिए हमें याद होना चाहिए 1 में आ रहा है, बाहर कहीं से भी आए। और हम पढ़ क्या रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, राइट, आउटर शेल से इनर शेल में आएगा। ऐसे ही बाल्मर सीरीज याद रखनी है, 2 से तो बाहर से आया, तो मतलब 3 4 5 so on up to infinity, तो बाहर वाले किसी शेल से n इक्वल टू 3 में जब छलांग मारेगा, 2 में सॉरी, तब हम बोलेंगे कि बाल्मर सीरीज है। ऐसे ही पास्चन 4 5 6 so on infinity से छलांग मारेगा 3 में, ब्रैकेट में 6 7 so on up to infinity, पी फंड 6 7 8 so on infinity। तो 5th में जब आएगा बाहर से, तब उसको बोलेंगे पी फंड सीरीज, और हम्फ्री 6 वाली है। और क्या याद होना चाहिए, L इक्वल टू 1 में जब लाइमन सीरीज बनेगी, तब जो रेडिएशंस आएंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, राइट। लैम्डा को हमने देख लिया, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है। तो मतलब जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था, याद करो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी उसमें, रेडियो वेव्स की, फिर एक कम माइक्रोवेव्स, इस तरह से था।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? कुज़्मिक रेज की, राइट। तो उसके अंदर अगर हम देखें ये सारी रेडिएशंस को जो भी लाइमन में बनती हैं, तो हम देखेंगे कि वो सारी अल्ट्रा वायलेट में लाई कर रही है, ठीक है। सारी की सारी वो अल्ट्रा वायलेट में लाई कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है। नाउ तो क्वेश्चन में ये भी ना दे कि लाइमन ही देगा कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, सीरीज जो रेज आई है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में उसका लैम्डा फॉल हो रहा है, n इक्वल टू 4 से छलांग मारी है, तो खुद से समझना पड़ेगा कि 1 में, तो इसलिए लाइमन भी याद हो, अल्ट्रा वायलेट भी याद हो कि 1 ना देके वो बोल देगा लाइमन सीरीज की कहानी है या अल्ट्रा वायलेट की है। फिर बाल्मर विजिबल, ये विजिबल है इसलिए इंपॉर्टेंट भी सबसे है, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसमें आए हुए हैं। बाल्मर कहाँ फॉल करता है? विजिबल में। पास्चन, ब्रैकेट और पीफन इंफ्रारेड में फॉल करते हैं। इंफ्रारेड, ये तीनों इंफ्रारेड का फॉल करते हैं। तो ये तीनों चीजें भी याद हो, ये नाम याद हो, कहां से शुरू हो रहा है, n1 इक्वल टू 1 लाइमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट पीफन, और ये अल्ट्रावायलेट के लिए है ये विजिबल, ये तीनों इंफ्रारेड में फॉल करते हैं। ये सारी चीजें याद हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेगा कि फॉर्मूला को मैं एक तो याद हो, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला याद हो। तो फिर अगर क्वेश्चन आता है कि बाल्मर सीरीज है, सपोज क्वेश्चन पे ध्यान दो, एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स radiation of a minimum wavelength B maximum energy C maximum wavelength और इन लास्ट में दिया हुआ इन बाल्मर सीरीज। तो पूछ रहा है फाइंड द वेवलेंथ। ना तो इसने n1 दिया ना इसने n2 दिया, सिर्फ और सिर्फ इसने बता दिया कि बाल्मर सीरीज की कहानी है। एक तो ये पॉइंट बता दिया बाल्मर सीरीज की कहानी है, दूसरी क्या बताया इसने? वेवलेंथ की बात कर रहा है, एनर्जी की, और फिर वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? n1 n2 हमने खुद से गैस, और फॉर्मूले भी दिए हुए हैं ऊपर, h इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और दूसरा फॉर्मूला है इक्वल टू एच। देखो मिनिमम वेवलेंथ की अब बात कर रहा है, और बाल्मर सीरीज, तो पहले बाल्मर लिख लेते हैं। बाल्मर में n इज इक्वल टू 2 है, n1 इक्वल टू 2 है ना, लाइमन में 1 होता है, बाल्मर में 2 होता है, मतलब कहीं ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन और n इक्वल टू 2 में छलांग लगा रहा है, इतना तो हमें पता है। तो ठीक है, सारी इसकी वेवलेंथ बना लो, n1 इक्वल टू 2। बाल्मर बोलते ही हम समझ गए, क्या समझ गए? कि किसी ऊपर वाले शेल से आ रहा है और n1 इक्वल टू 2 में छलांग मार रहा है, इतना तो हम समझ गए। ये 3, 4, 5 ये सारे आ, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन छलांग इसमें आके मारना है। मिनिमम वेवलेंथ, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये मिनिमम है तो मतलब ये क्या है? एनर्जी। सोचो जरा, इंटररेलेशन क्या है आपस में? इनवर्स है। इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, इसकी वैल्यू कम करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। ऐसा नहीं समझ आ रहा तो करके देख लो। एक बार इसको फिक्स कर लो 1, एक बार इसको 1 रखो, ये क्या आया 1, इसकी वैल्यू बढ़ाओ 2 कर लो, ये क्या आया 0.5, कम हो गया। इसकी वैल्यू 1 थी तो इसकी 1 थी, इसकी 2 हो गई तो 0.5।
ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू सपोज hc की वैल्यू 1 ले लो, 1/λ। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है, एनर्जी इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दो, एनर्जी इक्वल टू 0.5 कम। तो इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है। मिनिमम वेव मतलब सबसे कम, जब ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी की वेव की रेज कब निकलेंगी, जब एनर्जी गैप भी मैक्सिमम हो, मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में और इस शेल में कुछ एनर्जी गैप है, और इसमें और इसमें भी है, और इसका गैप इससे ज्यादा होगा, राइट। देखो n इक्वल टू 4 है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम कम कर रहे हैं, रेस छोड़ रहा है तो यहाँ पे आएगा, कुछ और कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा। मतलब इसका एनर्जी गैप इतना नहीं है जितना इसका है, ऐसे इसका एनर्जी गैप और ज्यादा है। ऐसे जब दूर शेल लेंगे एनर्जी गैप भी बढ़ता रहेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा, जब n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो कहीं पे भी हमें अगर गिवन हो मिनिमम वेवलेंथ, तो उसको क्या लेना है, मैक्सिमम एनर्जी, ये सेम चीजें। और क्या मानना है, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इंफिनिटी से आएगा। तो आओ केस करते हैं, 1/λ इक्वल टू rz², 1/n1 फिक्स हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस मैक्सिमम एनर्जी मतलब इंफिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0। बहुत बड़ा नंबर है, ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ इक्वल टू, हाइड्रोजन का केस भी दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन और पॉइंट लिख लो इसमें, दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केस क्यों, क्योंकि फिर z इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्ट। z1 हो गया, r आ गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया 4, ठीक है। तो एक और चीज याद रखो, r के यूनिट्स हमने लिखे थे, अभी मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में। 1/r क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 1/r हमें जरूरत पड़ेगी 1/r की ज्यादा, इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, r की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये भी याद होना चाहिए 1/r। जैसे इस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू 4/r, दो ही स्टेप है इसमें। पहला स्टेप ये z की वैल्यू पुट कर दी, और ये वैल्यूज पुट कर दी n1 n2 की, ये 0 हो गया, 1/λ इक्वल टू r, और ब्रैकेट में 1/4 था वो यहाँ पे आ गया। इसको पलटोगे तो ये भी पलटा जाएगा, लैम्डा क्या बना 4/r, और 1/r क्या है 911, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r इंटू 4। 1/r की वैल्यू याद रखनी है, तो लैम्डा हो गया 911 इंटू 4, विच बिकम्स 436 एंगस्ट्रॉम। क्या ये विजिबल में है, नैनोमीटर में करोगे इसको तो ये 364.4 आएगा। हाँ विजिबल में है। विजिबल कहां से कहां होती है, 380 से होती है शायद, 380 से 760, चलो वो उस पर भी आएंगे। तो ये फॉर्मूला है निकालने का मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम। अब मैक्सिमम वेवलेंथ अगर तुम मिनिमम वेवलेंथ सोच पाए हो तो ये भी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फॉर्मूला वही रहेगा, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये दोनों सेम चीजें थी, मतलब दोनों में सेम आंसर आएगा, वो 3600 कुछ आया था, दोनों में यही चिपकेगा। जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तब मिनिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी कब होगी बाल्मर में, तो जस्ट नेक्स्ट से आएगा, सबसे कम एनर्जी गैप हो, उस रेडिएशन का गैप सबसे कम हो, तो सबसे कम डिफरेंस क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला। अगर और लेंगे तो और एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, हमें सबसे कम गैप चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी। अब देखते हैं क्या आएगा आंसर, 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n
बाल्मर की बात है तो 2 स्क्वायर जस्ट नेक्स्ट से आया है बिकॉज मैक्सिमम वेवलेंथ है मिनिमम एनर्जी, तो 3 स्क्वायर। उसको सॉल्व कर लो, देखो कितना बन रहा है। वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या था, हाइड्रोजन का केस है तो Z1 आ गया, 1/4 माइनस 1/9, तो लैम्डा बन गया, सॉल्व कर लो इसको, 36 R/5। ठीक है, एलसीएम नहीं करो, यही आएगा। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, 9 4 36, यहाँ 36 आ जाएगा, ऊपर 9 - 4 5, तो ये टर्न किया, ये भी टर्न हो गया। 36 नीचे था वो ऊपर आ गया, 5 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो ये क्या बना, इज इक्वल टू 36/5, अच्छा आर भी उल्टा हो गया, इंटू 1/r, 1/r कितना था 911 एंगस्ट्रॉम, ये कितना हुआ 7.2 इंटू 911, तो ये कितना आएगा 2 2 18 7 7 56 2 9, तो ये आ जाएगा 5859.2 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में आंसर दिया हो तो वैल्यू इसकी हो जाएगी कम, नैनोमीटर, या फिर 586 अप्रॉक्स नैनोमीटर। ये बार्बर सीरीज का क्वेश्चन था। वैसे ही बाकी सब सीरीज में भी ऐसे ही करना है। लाइमन बार्बर पास्ट टेंस, सपोज पास्ट टेंस में कह दे मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ है, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा ना जब ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो मैक्सिमम एनर्जी एमिट मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है इन्फिनिटी से, पास्ट टेंस केस है तो 3 पे आया होगा, तो ये दो चीजें लिख लो। कहीं पे अगर मैक्सिमम एनर्जी का दिया हो किसी भी सीरीज में, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ अगर दिया हो तो मतलब कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, तो इस केस में इसने हमें इनडायरेक्टली N2 बता दिया, N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब वो N2 नहीं बताएगा, उसने बता दिया मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम दूरी से आ रहा है, और कहीं उसने बोला मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ, एक ही बात है दोनों, तो फिर हम जान लेंगे, तो N2 इज इक्वल टू जस्ट नेक्स्ट वाले से N1 + 1। दोनों केस याद रखने हैं, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। और कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ की बात ना हो। फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड लैम्डा ऑफ, क्या है जो रेडिएशन emitted when an electron makes electron falls such that it forms the second line of Paschen series। ठीक है ना, पास्टन की बात कर रहा है। अब ये लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब देखो क्या है, इसको अच्छे से बना लेना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7।
जब भी कोई 1 में जंप कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फन। कहीं से भी आके 1 में टपका तो फिर लाइमन सीरीज, यहां से आया तो भी ठीक है। और भी बना सकते हो, 8, 10, 12 इन्फिनिटी से ले सकते हो। वो सारी लाइंस जब इलेक्ट्रॉन 1 में आके गिरा उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी लाइमन सीरीज के लिए? ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी। फर्स्ट लाइन होगी जब जस्ट अगले से आएगा, मतलब 2 से आया तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, ये 4, 5, 6 इस तरह से। तो अगर कोई फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो मतलब जस्ट अगले से आया है। लाइमन में जस्ट अगला कौन सा है? 2। सेकंड लाइन मतलब उससे अगले से 3 से आया है, इस तरह समझ सकते हो। ऐसे ही बाल्मर में ये फर्स्ट लाइन होगी, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन एंड सो ऑन। ऐसे ही पास्चन के लिए ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। ब्रैकेट के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन, सो ऑन। पी फंड के लिए फर्स्ट, और चलो 8 भी बना दो, n = 8। ये सेकंड लाइन और ये थर्ड। पी फंड के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन। तो लाइन समझ गए हम। थोड़ा इस तरह से बना दिया, तुम इस तरह बनाना कोशिश करो। ये फर्स्ट इधर आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली लाइंस इस तरह से हो कि फर्स्ट लाइन पहले देखें। तो हम समझ गए लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा होगा। अगर कोई पास्चन की सेकंड लाइन की बात कर रहा है तो कहां से आया होगा? इसके लिए फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। तो समझ गए हम n1 = ये बना लेना, ये n1 = पास्चन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, कहां होता है पास्चन? लाइमन बाल्मर पास्चन 3। और n2 क्या होगा? फर्स्ट लाइन 4 पे, सेकंड लाइन 5 पे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/λ = rz², 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसका लैम्डा निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉल्व करो इसको, कोशिश करो। 1/r की वैल्यू याद रखना। 1/r = और सपोज इसमें एक और लाइन मिसिंग है, z के लिए हमें पता होना चाहिए एलिमेंट कौन सा। Li2+ ले लो। देखो एप्लीकेबल तो ये सारा बोहर वाला और ये स्पेक्ट्रम वाला है किस पे? 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। लीथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल लेते हैं Li2+ पे। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? Z = 3 हो गया। 1/z = r × 3², इसकी वैल्यू रखी है मैंने z की, 1/9 - 1/25। तो इस सॉल्व करके क्या आया? 9r 25 - 9/25 × 9। = 9r, ये हो गया 16/25 × 9। 9 से 9 कैंसिल। अब फ्लिप कर दो, 25 ऊपर आएगा, 16 नीचे × 1/r। r की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आंसर बताओ क्या आएगा मुझे? 25/16 × 911 एंगस्ट्रॉम। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यही होगा लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, 1 point something into this। तो हम समझ गए कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन क्या होती है सीरीज में। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी? जस्ट नेक्स्ट। सेकेंड लाइन उससे ऊपर से छलांग मारेगा। इस तरह से लाइन भी बता सकता है। Now today's last question. Find the ratio of lambda when an electron jumps from
takes a second line jump in Lyman series, and when there is a third line jump in बाल्मर सीरीज। तो इनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। पहले सेकेंड लाइन की बात करते हैं लाइमन सीरीज की। अब लाइमन सीरीज पे आ जाओ। लाइमन सीरीज दिखते ही n1 इज इक्वल टू 1। जंप कौन सी है? सेकेंड है। फर्स्ट होती तो यहाँ पे जस्ट इसके बाद 2 आ जाता, सेकेंड है तो 3 आ गया। तो ये इस केस का है। फिर अगला किसका है? बाल्मर का। बाल्मर नाम आते ही n1 तो फिक्स हो गया, 2 n2 कौन सी जंप है? फर्स्ट जंप होती तो 3 आता, फर्स्ट जंप के लिए 3, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 5। तो यहाँ पे n2 इक्वल टू 5 आ गया। पहले इसका लैम्डा निकालो, फिर इसका लैम्डा निकालो, और उनकी रेशियो पूछ रहा है फॉर द सेम एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट सेम हो तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। बाल्मर में 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर। यहां से क्या बना? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/9, ठीक है ना। एलसीएम क्या आया? 9 माइनस 1 8। इसको पलट दो, लैम्डा क्या आएगा? 9 अपॉन 8 और r इधर z स्क्वायर इधर, इसका लैम्डा तो ये आ गया, ठीक है। पलटने से इसमें क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25, ठीक है। इस वाले पोर्शन को देखते हैं। 25 माइनस 4 अपॉन 100। तो इसको भी पलट दो, इसका लैम्डा क्या आएगा? 100 इधर आ जाएगा अपॉन 21 और r z स्क्वायर इधर चला जाएगा। ये लैम्डा 1 ले लो, ये लैम्डा कहाँ गया? 2 ले लो। इनका रेशियो निकालना है। क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, इसको एज लिखो 9/8 r z स्क्वायर और लैम्डा 2 को एज लिखो 100 अपॉन 21 के साथ r z स्क्वायर। ये कैंसिल इसके साथ, तो ये क्या आ गया? 189 अपॉन 800। कुछ कॉमन है क्या इसमें? ये 2 के हैं, इसका फैक्टर क्या है? 2, इधर कोई 2 नहीं है। इसका क्या है? 2 4 5, इधर कुछ नहीं है, तो ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। रेशियो क्या है? 189 अपॉन 800।